तो भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास और उसके अंतर्गत कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 1861 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। अधिनियम 1861 1858 के जस्ट 3 साल बाद 1858 का एक तो मूल रूप से इसलिए लाया गया कि कंपनी के शासन को हटा दिया जाए और क्राउन के शासन को स्थापित किया जाए। ठीक है, इसको एक शब्द और मिलता है, बुक्स वगैरह में पाएंगे तो इसको भारत परिषद अधिनियम भी बोलते हैं। भारत परिषद अधिनियम भी बोलते हैं 1861। ठीक है, तो 1861 के अधिनियम में ही मूल रूप से बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं लिख लीजिए। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक सूत्रपात का विकास हुआ। इस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक सूत्रपात, संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। अब इस अधिनियम के द्वारा एक कार्य शुरू हो गया, नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि किसी बड़े प्रांत को 2 भागों में बांट करके 2 छोटे छोटे नए प्रांत भी बनाए जा सकते हैं और उन प्रांतों में शासन चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी की जा सकती है। समझ रहे हैं? तो लिखिए पहला इसमें रूल, गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु, गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु, गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर, नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। उसे किसी प्रांत प्रेसिडेंसी अथवा किसी क्षेत्र को विभाजित करने। अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि भारतीय राज्यों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा या नाम परिवर्तित किया जाएगा या सीमा में परिवर्तित? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आर्टिकल 3 के आधार पे संसद किसी भी राज्य को 2 भागों में विभाजित कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। ये भी हो सकता है ना? तो यही राइट है जो गवर्नर जनरल को 1861 के एक्ट में मिला है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को क्या है, वह किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार प्रदान किया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। पहले 3 थे, फिर चौथा जोड़ा गया था 1833 के अधिनियम से, अब यहां से 5वां जोड़ दिया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया कि 5वां सदस्य जो जुड़ेगा वो कानून विशेषज्ञ होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। 5वें सदस्य का विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। अब यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा ही जो वायसराय कौन थे इस समय पे 1861 में? लॉर्ड कैनिंग।
तो जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, वायसराय लॉर्ड कैनिंग को एक राइट दिया गया। कौन सा राइट? राइट क्या दिया गया? वो प्रशासन को बहुत व्यवस्थित करने के लिए विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया उन्होंने। पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था शुरू किया उन्होंने, है ना, ताकि शासन प्रशासन को विभागों में विभाजित कर दिया गया। ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, वह यहीं से डिपार्टमेंटल सिस्टम चालू होता है। तो लिख लीजिए इस बात को। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद, इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए, परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दिए। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दिए। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। भिन्न भिन्न विभाग दिए। किसको देंगे? मंत्रियों को, सदस्यों को, जो विधायिका से जुड़े हुए लोग थे उनको बहुत सारे पद देना शुरू किया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। और यहीं से भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली, कैबिनेट व्यवस्था का शुभारंभ माना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कौन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। ठीक है, 1861 का अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग, ये आंसर रहेगा। हाँ जी, कहाँ है? इस प्रकार में है। इस प्रकार कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार के आगे क्या है? इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। सेम ही, उसी को कैबिनेट बोलते हैं, उसी को विभागीय बोलते हैं, उसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, उसी को मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहते हैं। 4 नाम है, कहीं से पूछे, जो नाम पूछेगा आप सही करके आना। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश क्या होता है बताओ? कैसा सेशन नहीं चल रहा होता? अच्छा, जो काम अच्छे तरीके से नहीं होता है उसको अच्छे तरीके से करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। और अध्यादेश होता है सर जब इमरजेंसी में एकदम से कोई काम करना हो तो, हाँ, एकदम से तुरंत उसे उसमें लाना हो तो कोई नियम बना करके, और आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है नियम बनाने के लिए, तो अगर वहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो एक ही व्यक्ति के द्वारा कुछ 50% सही है, 50 गलत है। सर, जब दोनों सदन का कोई भी सेशन नहीं चल रहा होता तो, और देश में किसी कानून की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति इमरजेंसी में अध्यादेश जारी करके। जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन भी नहीं चल रहा होगा और देश में तत्काल आवश्यकता है किसी कानून की, तो राष्ट्रपति के पास स्पेशल राइट है, आर्टिकल 123 है ना, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और कानून बना सकते हैं। और वो कानून कितने दिन तक जिंदा रहेगा? लोकसभा के बैठते ही, लोकसभा या राज्यसभा दोनों, संसद के दोनों सदनों के बैठते ही उसे 6 सप्ताह के अंदर सदन से पारित हो जाना चाहिए। क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था है कि संसद के 2 सदनों की बैठक के बीच में, संसद की बैठक के दो बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो एक अध्यादेश 6 माह 6 सप्ताह जिंदा रहता है। सप्ताह जिंदा रहता है, मैक्सिमम एज होती है एक अध्यादेश की। यदि इस अवधि में पारित हो गया तो ठीक है, नहीं पारित हुआ तो गया। मान लो आज ही अध्यादेश जारी किया गया, कल से संसद बैठक में बैठ गई, तो कितने दिन बचेंगे उसको? 6 सप्ताह। फिर
मान लो आज ही संसद का सदन खत्म हुआ है और कल पारित अध्यादेश कर दिया गया, तो 6 महीना मैक्सिमम बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो 3 सेशन होते हैं भारत में, 3 सेशन होते हैं, ठीक है। 4-4 महीना के अंतराल में 3 सेशन कराए जाते हैं। वैसे 4 महीना का अंतराल नहीं होता और कम अंतराल होता है, ठीक है। पहला होता है बजट सत्र। बजट सत्र मई तक चलता है, पता है ना, मई तक चलता है बजट सत्र। इसके बाद अभी मानसून चालू होने वाला है, मानसून आ गया है, मानसून में होता जाता कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा रद्द यही सेशन रहता है, ठीक है। और इसके बाद शीतकालीन सत्र चालू होगा, उसमें थोड़ा सा अच्छी बहस हो जाती है। बजट सत्र सबसे अच्छा होता है देखा जाए तो। मानसून सत्र में मुझे तो नहीं कभी बड़ा सकारात्मक ये है, लेकिन बिल्स वगैरह पारित हो जाते हैं। हाँ हाँ जी। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, आपको पता होगा बम्बई और मद्रास से पावर छीन ली गई थी और किसको दे दी गई थी? बंगाल के गवर्नर को। अब लौटाई जा रही है कि भैया ले लो अपनी पावर। क्यों? 1857 की क्रांति हो गई थी इसी सब चक्कर में। अब क्या होगा? शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीकरण से अब शासन सत्ता दूसरे, केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सारा चीज एक ही जगह पे हो, एक ही व्यक्ति के पास पावर हो। जैसे घर में आपके कोई भी काम करना तो पापा से पूछ के करना, नहीं तो नहीं करना। सारा सोर्स वहीं पे है। मैं आपसे कहूँ कि ये काम करना, अच्छा पापा से पूछ के बताऊँगा। यहाँ चलना है, पापा से पूछ के बताएंगे, ठीक है। घर में एक चीज़ ये खरीद के लाना है, पापा से पूछ लें फिर बताएंगे। इसे बोलते हैं केंद्रीकरण। आपके घर में सब केंद्रीकृत है, और आपके घर में यदि विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यदि कहा जाए यहाँ चलना है, बोलो पापा से बाद में पूछेंगे, पहले चल के आते हैं। तो आप क्या खुद डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन मेकर खुद बन रहे हो, कुछ भी खरीद ले रहे हो। अरे पापा क्या करेंगे, पैसा मेरा है। लेकिन जिन घरों में केंद्रीकरण होता है वहाँ पे पैसा चाहे जितना आपका हो, पापा की ज़रूरत एक बार पूछना पड़ता है ना। तो जहाँ पे केंद्रीकरण होगा वहाँ पे सत्ता एक व्यक्ति के पास निहित होगी। इसी प्रकार से धन का केंद्रीकरण। आज के टाइम में भारत में क्या समस्या है? सारा पैसा कुछ लोगों के पास इकट्ठा हो गया है। कितने % लोग हैं जो अरबपति हैं? भारत का 80% पैसा सिर्फ और सिर्फ 21 परिवारों के पास है। 21 परिवार भारत के, याद पता जानते हो गया, अंबानी परिवार हो गया, मित्तल परिवार हो गया, जिंदल परिवार हो गया, बिरला हो गए, टाटा हो गए, डालमिया हो गए, सिंघानिया हो गए, ओबराय हो गए। यही 7, 8, 21 परिवारों के पास 80% पैसा जाके जमा हो गया। अरबपति खरबपति पार्टी बन गए, ठीक है। 20% पैसे में बाकी पूरी भारत। 121 करोड़ की आबादी 20% पैसे में मारामारी कर रही है। तो ये क्या हुआ? गांधी यही कहते थे कि धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ना कि केंद्रीकरण। एक जगह धन आके इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए। समस्या का समाधान यही है, ठीक है। चलो, कैसे जाएगा धन का विकेंद्रीकरण, कैसे होगा बताओ? अच्छा बताओ, रिलायंस प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट है। सर शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है लोगों का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 26% शेयर है मुकेश अंबानी का, बाकी सब तो आपके पास है। तो प्राइवेट कहाँ हुई? पब्लिक पार्टनरशिप है ना, प्राइवेट पब्लिक है, ठीक है। प्राइवेट भी है लेकिन पब्लिक भी है, ठीक है। आज के टाइम पे भारत में बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट करके रख दिया रिलायंस ने। मतलब कितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं। रिलायंस जियो में, रिलायंस का क्या क्या प्रोडक्ट नहीं है, हर चीज़ में। सीमेंट आती रिलायंस की, कपड़े रिलायंस के हैं, डिजिटल में चले जाइए, फुटप्रिंट में चले जाइए, सब्जी भी आती है। हाँ हाँ, रिलायंस ट्रेंड्स चल रहा है, रिलायंस ट्रेंड में सब चलता है आज के टाइम पे। वो कहीं से, पेट्रोलियम उनका है, और क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी रिलायंस की है। कोर सेक्टर, 8 कोर सेक्टर होते हैं। 8 कोर सेक्टर में से 5 सेक्टर्स में रिलायंस आ चुका है, 3 बचे हैं। परमाणु ईंधन में अभी नहीं आया, लेकिन रिलायंस डिफेंस आ चुका है। पता है, अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में इंटर कर चुके हैं ये, जितने बड़े बड़े कोर सेक्टर होते हैं। तो कहाँ से न धन का केंद्रीकरण होगा? नाम भी है अनिल अंबानी, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अध्यादेश के बाद लिखिए, मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को भी, मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को भी
व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया, व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया, विधि बनाने का कार्य दे दिया गया कि अपने कानून बनाइए आप। व्यवस्थापिका का अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधायिका, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ, तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, देश के शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये कौन सा अधिनियम था? 1861 का अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट अधिनियम है आपका 1873 का अधिनियम। हाँ, 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समय, किसी भी समय भंग किया जा सकता है। अब वो दिन आ गए इनके ख़त्म होने के। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पूरी तरीके से अब डिसॉल्व कर दिया जाएगा, अब कंपनी का अस्तित्व नहीं रहेगा। शासन को समाप्त करने का 53 में कर दिया गया था कि कंपनी का शासन भारत से कभी भी समाप्त हो सकता है, जो कि 58 में हो गया, लेकिन 73 में यह कह दिया गया कि अब कंपनी खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, जिसके अनुकरण में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। जिसके अनुकरण में 1 जनवरी 1884, 1900 में मत आइए, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। 1884 तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो गई। एक और एक्ट था शाही उपाधि अधिनियम 1876। नेक्स्ट एक्ट है शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस समय एक बहुत खतरनाक व्यक्ति आया था भारत। क्या नाम था इसका? वायसराय बनकर, एक बहुत ही, जिसका बहुत अच्छा नाम नहीं माना जाता है। कुछ ही गवर्नर जनरल है जिनको शाही उपाधि अधिनियम 1876 में कौन था? 1876 में कौन था वायसराय? नफरीन तो 85 में था। हाँ, लॉर्ड लिटन आया था, और लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या है? भाषाई जितने न्यूज़पेपर थे जो भारत में लोकल लैंग्वेज में जो बसते थे, उन न्यूज़पेपर पे सेंसरशिप लगा दी गई। रातों रात बहुत सारे न्यूज़पेपर इंग्लिश में छपना चालू हो गए कि लो अब तो हम बदल गए, भाषाई आधार पे चेंज करोगे हम दूसरी भाषा में छपना चालू कर देंगे। रातों रात लैंग्वेज चेंज हो गई न्यूज़पेपर्स की। क्यों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ चुका था। वो लाने वाला ये था, प्रेस में सेंसरशिप लाने वाला व्यक्ति। अकाल बहुत बड़ी संख्या में पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो इसने शाही दरबार बुलाया। महारानी विक्टोरिया को शाही उपाधि दी गई, भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया उसे। ठीक है, दरबार लगा, दिल्ली दरबार बुलाया गया। ठीक है, तो लिखिए ये उसीलिए अधिनियम था शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम के द्वारा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा 28 अप्रैल 1876 द्वारा एक घोषणा द्वारा 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। सामग्री मत लिख लीजिएगा, सामग्री मत लिख लीजिएगा। ज्ञानी वाला बड़े दिनों बाद लिख रहे होगे, आता ही नहीं है ये अच्छा लिखने को, है ना? आज लिख लो, सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है,
एक और काम हुआ इस अधिनियम के द्वारा, एक 6वां कार्यकारिणी, हाँ ये क्या होता है? सम्राट होता है ना, सम्राटी मतलब सम्राट। बताओ, लिंग नहीं पढ़ा आपने हिंदी में? आधा सम्राट हो गया। हाँ, सम्राट का स्त्रीलिंग। तरासना को तरसना। मौका मिला है ना। अच्छा मूर्तियों को बनाना। नहीं नहीं, अनिल जी को ना बताया ना, स्टैंड अप कॉमेडी में आपका भविष्य अच्छा है। कहाँ पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब में, खड़े होंगे दुनिया हंसेगी। बहुत बड़ा काम होता है सामने वाले को हंसा पाना। आज के टाइम पे दुनिया दुख बांट रही है, कौन किसी को हंसा पा रहा है? सब दुखी लोग हैं। चेहरे में ऐसा लगता है कि पूरा खबार देश का दे दिया गया इनके कंधों में, है ना। आप हैं जो मुस्कुराते रहते हैं और हंसाते भी रहते हैं। मुस्कान भरा चेहरा कहाँ मिलता है आज के टाइम पे? सब दुखी आदमी, सब दुखी आत्माएं भटक रही हैं। ठीक है, देख रहे हो बुराड़ी केस में क्या हुआ? आज पर्दाफाश हुआ। उसमें एक वीडियो जो है वायरल हुआ है कि रात को 12 बजे जो घर की महिलाएं हैं वो स्टूल ला रही हैं घर के अंदर, है ना। स्टूल लेकर आ रही हैं बाहर से, 11 स्टूल लेकर आ रही हैं घर की महिलाएं। उसी घर की महिलाएं, वही जो लेडी मरी हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? बहुत सारी चीज़ें अब खुल रहा है धीरे धीरे। अभी वो सारे CCTV जब आएंगे ना सामने, क्लियर हो जाएगा क्या हुआ था। रात को कोई नहीं गया उनके घर के अंदर, ना कोई बाहर निकला सुबह तक। दरवाज़ा इसलिए खोला गया था कि 11 सड़ जाएंगी अंदर लाशें। ठीक है, तो सब वो 11 पाइप लगाए गए थे ना। चलो ये सब में कहाँ फंस रहे हैं। चलो मैं ऐसे ही कहीं कहीं ग्लिम्स ले लेता हूँ, आप लोग बिल्कुल मज़े लेने लगते हो। नेक्स्ट, एक और काम किया गया शाही उपाधि अधिनियम 1876 से। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। PWD है ना, लोक निर्माण विभाग का कार्य समझा गया, सौंपा गया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। एक संस्था है उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, है ना। जब वो उसके पुल कहीं बन रहे होते हैं तो बड़ा डर लगता है। उसी का गिरा था बनारस में। सर वो उनका नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम तो वही कास्टिंग करती है ऊपर, मतलब ये तो बिल्कुल प्री कास्ट नहीं करती है कभी भी। प्री कास्ट नहीं करती है, वो प्री कास्ट जो था असेंबल किया जा रहा था। नहीं सर, जो उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड है ये प्री कास्ट करती ही नहीं है। मतलब गटर को एक तो प्री कास्ट से बोलते हैं, उसे नीचे बना लिया फिर ऊपर टांग दिया। हाँ, उसको हाँ। इंस्टॉल करा जाता है। अच्छा, तो ये वो काम नहीं करते, ये तो सिर्फ वही बनाते हुए चलते हैं। यूपी की ही संस्था बना रही थी वो। हाँ मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा, उन्होंने टेंडर दे रखा था। कॉन्ट्रैक्टर बड़ा डर लगता है। LNT वगैरह का काम में बड़ा सफाई होती है। कभी जाइए उनकी साइट्स में देखिए तो लगता है हाँ बढ़िया काम चल रहा है। वैसे इंडियंस ना है बहुत, अब छोड़ नहीं रहे किसी को भी। LNT आई बाहर से, तो तब उधर आपका अरब में जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से वहाँ उनका बहुत बड़ा कारोबार सेटअप था पूरा का पूरा। तो वहाँ से ये इधर आए, इन्होंने ये पैसे लेकर गए बहुत सारे, और इंडियंस को इन्होंने रिक्रूट करना स्टार्ट किया। जिसको भी ऊंचे पद पे रिक्रूट कर दिया, मुझे कर दिया, मैंने अपने 4 रिश्तेदार चिपका दिए। ड्राइवर भी मेरे रिश्तेदार हैं, चौकीदार सबकी सैलरी बढ़िया बढ़िया, फैसिलिटी बहुत बढ़िया देते हैं। फैसिलिटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर पैसा नहीं है LNT के पास, अब यकीन मानिए अभी नहीं है। सारे प्रोजेक्ट फ्लॉप होते जा रहे हैं। मेरा लास्ट प्रोजेक्ट LNT के साथ में गुजरात में था, ये स्मार्ट सिटी बना रहे धौलेरा में, अहमदाबाद के बिल्कुल दक्षिणी तौर पे। तो मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ सर, पेमेंट ही नहीं हुई, मतलब अपना पैसा बुरा हाल कर दिया उन्होंने। और फिर मैं तो क्या करके आ गया, मैंने कहा
मैं तो जा रहा हूँ अपना फ्लाइट कर के अपना करते रहो, तुम जो भी करना है। अभी तक भी पेमेंट हुई है। मैं आया था लास्ट फरवरी में आया था, और अभी तक देखिए मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। कितनी बुरी हालत है, पैसे का भाव है। एक मतलब मैं लेकिन बहुत बड़ा टर्नओवर है आज के टाइम पे इंडिया में, इसके आसपास नहीं है कोई एल&टी के। टर्नओवर तो ये है ना, इनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है। ये जहाँ भी टेंडर डालते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ले लेते हैं। टेंडर लेने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रोफाइल बहुत बड़ा है इनका। लेकिन अंदर अब एक अलास्कॉन कंपनी आई थी पावर ग्रिड सेक्टर में, फ्रांस की कंपनी है। यहाँ बैठ के खा गए इंडियन उसको। वो आए थे वहाँ से 10-15 हज़ार करोड़ रुपए लेकर आज बिल्डा उसमें 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया यहाँ की यूनिट पे, इंडिया की यूनिट पे। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ के अधिकारी अब हम इंडियन छोड़ेंगे नहीं किसी को, जो आएगा उसको खा जाएंगे। सबको। सही, ये सही नीति है ना। चलो नेक्स्ट, छठा सदस्य कौन जोड़ा गया? लोक विभाग का, ये ठीक है। नेक्स्ट, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। क्यों? 1857 की क्रांति तो हो ही चुकी थी, उसके बाद राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद की विचारधारा का जन्म हुआ। जैसे कि पुनर्जागरण का कार्य राजा राममोहन राय ने किया, ये अवधि है। देखो इस अवधि में कौन कौन एक्टिव है? केशव चंद्र सेन एक्टिव हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक्टिव हैं, दयानंद सरस्वती आ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद आ चुके हैं। इसी समय एक घटना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हो चुका है 1885 में, है ना। 92, इस बीच में बहुत गतिविधियाँ हो चुकी हैं और लोगों को पता चल चुका है कि अंग्रेज किसी न किसी तरीके से हमारा शोषण कर रहे है ना, हमारे हित में नहीं है। अभी तक के अधिनियम में था कि हमारा सपोर्ट था, इस अधिनियम में बहुत एक और बिल आया था जिसका नाम था इल्बर्ट विधेयक। क्या था इल्बर्ट विधेयक? इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 और इल्बर्ट विधेयक में ये था, एक व्यवस्था की गई थी। पहले क्या था देखो, पहले ये था कि यदि कोई यूरोपीय पकड़ा जाएगा तो यूरोपीय का केस एक यूरोपीय जज ही चुनेगा, इसका केस सिर्फ एक यूरोपीय जज सुन सकता है। अब क्या सिस्टम, इल्बर्ट विधेयक, इस समय लॉर्ड रिपिन आ चुके थे। लॉर्ड रिपिन बहुत अच्छे वायसराय में इनकी गिनती की जाती है। कुछ वायसराय हैं जो अच्छे वायसराय के रूप में माने जाते हैं, उनमें से लॉर्ड रिपिन सबसे पहले। यूरोपियों का इन्होंने क्या व्यवस्था कर दी कि यदि कोई यूरोपीय पकड़ा जाता है किसी केस में तो भारतीय जज भी उसकी सुनवाई कर सकता है। अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हमारे केस को सुनेंगे, है ना। जब विद्रोह कर दिया तो भारतीयों को पता चल गया कि अंग्रेज जो है हमें बराबरी के हिस्सा देने की सिर्फ और सिर्फ खोखली बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना के जागरण में। और बाद में रिपिन को यह बिल वापस लेना पड़ा, इल्बर्ट विधेयक खत्म हो गया, इसका कोई महत्व नहीं रहा, तुरंत खत्म करना पड़ा, क्योंकि बड़े स्तर पर इंग्लैंड से ऊपर से दबाव आ गया कि रिपिन यहाँ पागल हो गया, क्या कर रहा है ना, भारतीयों को अधिकार दे रहा है। जबकि रिपिन समझता था कि हम भारत में रह रहे हैं, सहयोग से यदि हम प्रशासन नहीं चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं रहेंगे, है ना। तो ये बिल ने बहुत ज़्यादा, तो इन्हीं सब का परिणाम आया 1892 का अधिनियम। इसके तहत अब ये लोग समझ चुके हैं कि अब भारतीयों को धीरे धीरे प्रशासन में एंट्री देना चाहिए, विधायिका में एंट्री देनी चाहिए, ठीक है। अब एंट्री देना, बजट में भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार देना चाहिए। बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये तो पता चले कहाँ खर्चा किया कहाँ नहीं किया, खर्चा ही तो सब कुछ है, सारा खेल तो पैसे से है। सारी व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था के चारों ओर घूमती हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ है वो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए खड़े हैं, इसलिए बैठे हैं, आप सौभाग्यशाली हो। एक पहले सौभाग्य है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, मैं सही बताऊँ तो, ठीक है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा साइड में जाने दो, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर लेना अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। यदि इस बच्चे किसी ने सही से इसको समझ लिया तो वो चीज़ें जान रहे हो जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित कर रहा है। और दूसरा, पेट में भोजन भरा है, ये भी एक सौभाग्य है ना। अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये भी एक सौभाग्य है। एक अच्छी सोच है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, ये भी एक अच्छा सौभाग्य
है ना। तो अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछना चाहिए, बजट सरकार बना रही है, हमारे ऊपर क्या खर्च कर रही है पूछना चाहिए। ये पहली बार अधिकार 1892 के एक्ट में दिया इन्होंने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो लिख लीजिए 1892 का अधिनियम। सबसे पहली चीज, परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई, परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने, परिषद के अधिकारों पर वृद्धि की गई, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान कराने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। किंतु मतदान कराने एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा किंतु मतदान कराने या अनुपूरक, अनुपूरक प्रश्न मतलब समझते हैं ना, काउंटर क्वेश्चंस। आपसे जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर बता दिया, लेकिन आपके मन में दूसरा क्वेश्चन जागा। कभी आप संसद की बहस देखा है? संसद की बहस देखेंगे तो पहले मंत्री खड़े रहते हैं इधर, उधर से सदस्य क्वेश्चन पूछेगा, एक प्रश्न काल चलता है, टाइमिंग होती है, समयावधि होती है उसकी, प्रश्नकाल की। एक होता शून्यकाल, शुरुआत बहस की शून्यकाल से होती है, 11 बजे से लेकर के 00 तक। जब कभी संसद का सदन देखने जाओगे तो इसी अवधि में आपको रखा जाएगा, बस 1 घंटे ही आप संसद का बहस देख सकते हो एक दर्शक के रूप में। इसे शून्यकाल, देखो सब शून्य है ना, शून्यकाल बोलते हैं। वैसे शून्य नहीं बोलना चाहिए, ये रात का हो जाएगा, ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है, लेकिन उस 0 के हिसाब से इसको शून्यकाल बोल दिया गया। ये भारत के ही संसद में है, अदर संसद में नहीं है, विश्व के किसी भी जगह पे शून्यकाल। इसके बाद 12 बजे के बाद इसमें क्या होता है, शून्यकाल में कोई भी चर्चा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा देता है। कोई इसरत जहां का मामला उठा रहा है तो कोई कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में महबूबा के साथ ये हो रहा है, कोई कह रहा है ये हो रहा है, कोई कह रहा है और, ऐसे ही चर्चा चलती है। शून्यकाल में कुछ भी बोलो, हल्ला मचाओ, ठीक है, सदन को रुकवा दो, हाँ समस्याएं हैं, कोई अब कुछ भी बात कर सकता है, लेकिन प्रश्नकाल व्यवस्थित होता है। हर संसद के पास पता होता है कि उसको क्या प्रश्न पूछना है। अध्यक्ष को पहले देना पड़ता है 15 दिन पहले कि ये प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ। अध्यक्ष अनुमति देगा कि आप पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो। इसके बाद क्या होता है, जो मैं संसद जी से मिला था तो उन्होंने दिखाया एक कि उनको एक मिल जाती है क्या, एक पहले ही बुकलेट मिल जाती है, उसमें डेट वाइज लिखा रहता है कि इस दिन ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस दिन ये क्वेश्चन पूछ, सब को फिक्स होता है। पूरी स्क्रिप्ट लिख जाती है संसद का सदन शुरू होने से पहले, और उस दिन मंत्री भी बिल्कुल तैयार होके आता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। तो तारांकित जो होता है जिसमें स्टार लगा होता है उसका मौखिक आंसर दिया जाता है, अतारांकित का लिखित आंसर दिया जाता है। जो तारांकित क्वेश्चन होता है जिसका मैं मौखिक आंसर दूंगा उसमें क्या होगा, आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन यदि मैंने लिखित अतारांकित का आंसर दिया, ठीक है, तो उसका मैं काउंटर क्वेश्चन क्या पूछूंगा, मैं तो लिख के जवाब दे रहा हूँ, समझो उसको सही से, है ना। और जो मंत्री होता है उसको पहले ही पता हो जाता है कि आज मुझसे ये पूछा जाएगा, पूरी तैयारी करके आता है, पूरा बायोडाटा लेके आता है, पूछो क्या पूछना है, पूरा इतना % ये हुआ, इतना GDP बढ़ा, इतनी जनसंख्या, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब पूरा उसे पता होता है। ऐसे थोड़ा ऑन द स्पॉट पूरा अरे डाटा निकालो भाई क्या क्वेश्चन आ गया, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। और जब कभी हो जाता है कि कोई चीज़ नहीं पता होती, छूट जाती है, तो समय ले लेता है कि भाई मैं इतने दिन बाद बता दूँ, ठीक है। बड़ा सिस्टम से चीज़ें चलती हैं। तो प्रश्नकाल में आपकी एंट्री नहीं रहती, 12 बजे से 1 बजे तक प्रश्नकाल चलता है, ठीक है। 1 घंटे की समयावधि इसकी भी होती है, और इसके बाद संसद की कार्रवाई चालू होती है। जब संसद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारी चर्चा ये हो रही थी कि पहले एक तो होता पूरक प्रश्न जो मुख्य क्वेश्चन है, इसके बाद अनुपूरक। आमतौर पे आप यही करते हो, एक बार जब किसी से पूछा उसने बता दिया, एक बार कहते हो एक बार और पूछ ले, थोड़ा डाउट बचा है, इसके बाद फिर कहते हो रहने दो, हाँ समझ में आ गया, नहीं भी आए तो भी कहते हो समझ में आ गया। संकोच लगता है 12 पूछने में, या अभी नहीं समझा मैं, कहेगा महामूर्ख आदमी कहाँ से आ गए, है ना। होगा जो भी सिस्टम हो, लिख लीजिए, 2 बार में आदमी समझ जाता है। और 2 बार में यदि सामने वाला मैं समझा भी नहीं पाया, वो संसद नहीं समझा पाया, तो वो समझेगा ही नहीं, उसकी फॉल्ट है जो समझा रहा है,
उसके अंदर ये स्किल नहीं है कि वो समझा पा रहा है उसको, वो चाहे 18 बार बोलेगा तो भी ना समझ में आएगा, है ना। तो ऐसा होता है कि 2 बार में आंसर मिल जाता है आपको। नेक्स्ट, हाँ कहाँ तक रह गए थे, पूरा तो नहीं लिख पाए थे पक्की बात। किंतु मतदान कराने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार यहीं तक था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अभी रहने दीजिए, रुक जाइए। इस अधिनियम द्वारा अंशतः संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। अभी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लिखवाता हूँ बाद में। अंशतः संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। संसद में जैसे पूरा बहस चलती है, डिस्कशन होता है, वैसे ही अंशतः संसदीय व्यवस्था का, ठीक। नेक्स्ट, इसी में लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 नियत की गई। न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 नियत की गई। अभी उसी की चर्चा करेंगे। न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 नियत की गई। ये तो था सेंट्रल लेवल की बात, ठीक है। प्रांतों में क्या हुआ लिखिए, बम्बई, मद्रास तथा बंगाल प्रांतों में, बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रांतों में न्यूनतम 8, बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रांतों में न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में अधिकतम 15, उत्तर पश्चिमी प्रांत में अधिकतम 15 उत्तर पश्चिमी प्रांत में अधिकतम 15 सदस्य नियत किए गए। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। इस प्रकार से इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जन्म हुआ। नेक्स्ट है 1919। नेक्स्ट है, हाँ 9वीं की तो बात हो रही थी, 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। छूट गया क्या? छूट गया? आदत पड़ जाएगी कुछ दिन छोड़ने की, छोड़ के लिखोगे। स्पीड बढ़ाओ, काफ़ी समय हो गया, स्पीड बढ़ाओ अब नहीं तो कब? अभी समय, मौका है, हाथ को बिल्कुल मजबूत हो। राइटिंग को सजाओ मत, मेरी राइटिंग बिगड़ जाएगी। बिगड़ना एक न एक दिन, कल नहीं तो आज सही, है ना। अभी मुहूर्त है राइटिंग बिगाड़ने का, बिगाड़ ही लो। छूट गया क्या? नहीं छूटा ना, चलो फिर 1909 का अधिनियम।
अब क्या हुआ, भारत में अब जन जागरण बहुत बड़े स्तर का आ चुका था। कांग्रेस जैसी संस्था और कांग्रेस में भी उग्रवादियों का जन्म, लाल बाल पाल, ठीक है। इसके बाद अभिनव भारत जैसी संस्थाओं का जन्म, वीर सावरकर जैसे लोगों का जन्म। अब ये लोग उत्पात मचाए हुए थे। उत्पात का मतलब भारत की आज़ादी। उसी आधार को ध्यान में रखकर एक नियम लाया गया। और इससे पहले लॉर्ड कर्जन आया हुआ था, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, पूरा दिमाग लगाया, भारत को किस तरीके से फूट डालो राज करो की नीति, एक ऐसी पॉलिसी लेकर आया जिससे क्या हुआ, भारत को टुकड़ों में बांट दो, तब ये काम चल पाएगा। और उसी का परिणाम 1909 के अधिनियम में और देखने को मिलता है। इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जन्म दे दिया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जन्म दे दिया। और इस प्रणाली के तहत क्या किया इन्होंने, मुसलमानों को बोल दिया कि आपको मुस्लिम ही चुनेंगे, आप ही खड़े होगे और चुनेगा केवल मुस्लिम ही। ये थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यदि किसी क्षेत्र में सीट भी मुस्लिम रहेगी और चुनने वाला भी मुस्लिम होगा तो जीतेगा कौन, जब चिट भी उसकी पट भी उसका। ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया इन्होंने, देश को बांट दिया। अब देश के आधे वर्गों को लग रहा है अरे अंग्रेज तो हमारे हित में काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जब ये सोच विकसित होने लगती है ना कि अरे मेरे हित में हो रहा है, ये मेरे हित में हो रहा है, तो चीज़ें हमें लगती हैं, होती नहीं है। वो लगने और होने में फ़र्क होता है ना। कोई चीज़ लगती है लेकिन होती नहीं है। यही बाद में 47 में पता चला, अरे ये तो बांट के चले गए। कितनी बड़ी प्लानिंग करके आए थे, पूरा प्लान करके। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा, मुझे तो कभी नहीं दिखाई देता। अरे जिस स्थिति में वो भारत को पाए थे उसी स्थिति में छोड़ के गए। भारत को तो जोड़ने का काम पटेल ने किया, ठीक है, अंग्रेज कहाँ जोड़ के गए। और यहाँ तक कि भारत को और तोड़ के चले गए। अरे आज़ादी से पहले पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा हुआ करता था ना, वो तो और उसको बोलो नया राष्ट्रीय बना दो, और जिंदगी भर के लिए नासूर बन गया आज वो। नीति इतना फूट डालो राज करो, तो फिर हम जब फूट डालो राज करने की नीति ही वो लेके आए थे, तो हमारा जोड़ने की काम ही नहीं था, जोड़े का काम ही नहीं था। ऐसे ही आप भी राजन शासन करते हो, चुगली करते हो, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली इससे, अपना मैं देखो तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ। वो राजनीति में करना पड़ता है। राजनीति में करना पड़ता है। वो भी राजनीति तो कर रहे थे, फिर अंग्रेज गलत कहाँ है। अब राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो गलत नहीं है, गलत नहीं लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत गलत किए हैं। तो आधे अंग्रेज तो अभी भी भारत में है कि नहीं। राजनीति में सब अंग्रेज ही भरे हैं, फूट डालो राज करो। देखो जो भी चुनाव, बिना इसके राजनीति नहीं है। अच्छा चलो इस पे बात करेंगे, बिगड़ जाएगी। चलो लिखो, मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना था तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। ठीक है। और एक यहाँ पे एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसके रिकमेंडेशन पे ये एक्ट पारित हुआ था। समिति का नाम लिख लीजिए, कौन सी समिति थी, लिखो। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले, इस अधिनियम को तत्कालिक भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है।
सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर, सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित किया गया था। अब इसमें क्या क्या हुआ लिखिए। नंबर 1, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में बहुत फेमस कथन है ये। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को लिखा। मिंटो ने मोरले से कहा, क्या कहा? किसी को पता है क्या बात हुई थी दोनों के बीच में? अरे उनकी आपस की बात है, हम क्यों बीच में पड़े? एक लेटर मिला है, उसमें एक बात आई है, ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग जानते हो? हाँ, नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। हुआ भी, नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। अब इसमें 1892 के अधिनियम में क्या किया गया था? बजट में बहस करने का अधिकार मिल गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लो, ये अधिकार को बढ़ा दिया गया। लिख लीजिए, बजट की विवेचना करने, इस अधिनियम द्वारा बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, यानी कि अब आप अनुपूरक पूछ सकते हो। 1909 में चेंज कर दिया गया। बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों में चर्चा करने, यदि कोई पब्लिक पॉलिसीज़ होती थी, पब्लिक लिटिगेशन होती थी, तो वो क्या कर सकते हो आप? चर्चा हो सकती थी सदन में। पब्लिक इशू होता था, बात कर सकते, पहले नहीं होता था। सार्वजनिक हितों पे चर्चा नहीं कर सकते थे भारतीय, अब भारतीयों को बोला गया कि आप बात कर सकते हो, उठा सकते हो अपना मुद्दा। हाँ हाँ हाँ, चलिए। गंग नहर कब बनाई थी? डेट की बात पूछ रहे हैं। एग्जैक्ट डेट मुझे भी याद नहीं, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे याद है। इसको एक बार नेट में सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी आपको, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन हुआ करें जिनमें डायरेक्टली फैक्ट हुआ करे, सिंपल से गूगल है अपने पास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो ऑप्शन दिख जाए अभी, तुरंत आप दे दोगे हाँ सही है, यदि आपने एक बार पढ़ा है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं है कि अभी कब बनी थी, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, ठीक है। लिख लो, मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। व्हाट्सएप में आ जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया।
इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया। 2 भारतीय थे, नाम लिख लीजिए। एक गुप्ता साहब थे, केसी गुप्ता, और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन दोनों का नाम लिख लीजिए। सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। नंबर 1 केसी गुप्ता, नंबर 2 सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है। भारत परिषद कहाँ थी? कहाँ थी? बहुत बढ़िया। हाँ, इंग्लैंड में थी। भारत सचिव की सहायता के लिए बनाई गई थी। हाँ, सब बताया ना, गजनी है आधे से ज़्यादा। भारत परिषद की बात हो रही है ना। नेक्स्ट। और इस समय राजधानी क्या थी? 1909 के अधिनियम के समय राजधानी क्या थी? कोलकाता। दिल्ली कब बनेगी? 11 में आने वाली है। हाँ, अब इसके बाद दिल्ली दरबार लगेगा। दिल्ली दरबार कौन लगाता है? इस समय कौन था? लॉर्ड एल्गिन थे। ठीक है। और इस समय दिल्ली दरबार लगाया जाएगा। जेम्स पंचम आएंगे यहाँ पर, जॉर्ज पंचम। ठीक है। और इसी टाइम पीरियड पे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ साथ बिहार, उड़ीसा को स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा और दिल्ली को राजधानी बना दिया जाएगा। ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इकट्ठा बढ़ा दी संख्या। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 60 कर दी गई। ठीक है। चलो नेक्स्ट। क्षेत्र बढ़ता जा रहा था इस वजह से? नहीं, भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व देना है ना। क्षेत्र तो बढ़ चुका है अब जितना बढ़ना था। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत बड़ा क्षेत्र दे दिया इनको। उसके बाद ये ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे अब, क्योंकि चक्कर में पड़े थे तो 1857 की क्रांति हो गई थी। तो अब उसी को मेंटेन करना है। लेकिन पहले भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं था। भारतीयों को, भारत वालों को भी जोड़ेंगे तो सीटें बढ़ाओ। यूरोपीय ये थोड़ो ना कि अपनी सीटें की अब सब आप ही ले लो, हम नहीं करेंगे, आप ही आ जाओ। वो तो सीटें बढ़ा के उनको भी एंट्री दे दिया, इसलिए सीटें बढ़ रही हैं। नेक्स्ट है 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं इसको। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इस दौरान भी मॉन्टेस्क्यू कौन थे? भारत सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे यहाँ पे। और इस अधिनियम में सबसे पहले औपनिवेशिक राज्य के दर्जा देने की बात कही गई थी। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य के दर्जा देने की बात कही गई थी। और इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। सबसे पहली बात, प्रांतों को ज़्यादा पावर देने की बात कही गई कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए, है ना। और प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता देने के क्रम में इन्होंने क्या किया, जो शक्तियों का विभाजन था केंद्र और राज्यों के मध्य, उनमें से राज्यों को पावर दे दी कि अपने कानून आप खुद बनाइए। राज्यों की विधान परिषदें होती थी, उन विधान परिषदों में खुद कानून बनाए जाएं। ठीक है। लेकिन विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 तरीके के सब्जेक्ट बना दिए गए। एक थे रिजर्व और दूसरे थे ट्रांसफर। हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित जो रिजर्व विषय होते थे उसमें सिर्फ गवर्नर कानून बना सकता था। ठीक है। राज्य में गवर्नर होता था ना, हर एक राज्य में एक गवर्नर होता था। तो जो सब्जेक्ट थे, जो जिन विषयों, जैसे कृषि है, एग्रीकल्चर पे कौन कानून बनाएगा, पुलिस व्यवस्था पे कौन कानून बनाएगा, जो महत्वपूर्ण विषय थे उनमें कानून गवर्नर बनाता था। और जो हस्तांतरित विषय थे उन विषयों पर कानून कौन बनाता था? विधान परिषद। इस प्रकार से 2 लोगों का शासन प्रारंभ हुआ। इसी को द्वैध शासन कहते हैं।
कौन लोग शासन कर रहे हैं? एक तरफ गवर्नर भी कानून बना रहा है, दूसरी तरफ विधान परिषद भी कानून बना रहा है। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, प्रांतों में दोहरा शासन प्रारंभ किया गया 1919 के एक्ट के तहत, याद रखना। बाद में क्या होगा आगे देखो, अब इसको भी यहीं पे कंफर्म किए दे रहा हूँ। 1935 का एक्ट आएगा जब, तो 1935 के एक्ट में क्या किया जाएगा आपको पता होगा, साइमन कमीशन आया था 1927 में, आना था 1929 में। साइमन कमीशन इसलिए बोला गया कि जो 1919 का अधिनियम है हर 10 साल बाद इसे देखा जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। तो 10 साल बाद के बाद डेट क्या होती है 1929, यानी 1929 में से रिवाइज किया जाना था। तो साइमन कमीशन आया, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में इंग्लैंड से कमीशन आया इस अधिनियम को रिव्यू करने के लिए। और जब रिव्यू करने के लिए आया तो क्या हुआ, उसमें सारे सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे, जिसके कारण से भारतीयों ने विद्रोह कर दिया। ऐसे कैसे होगा, कानून हमें बनाना है, आप कैसे विद्रोह कर सकते, अब सारे सदस्य कैसे अंग्रेज हो सकते हो। और इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, लाठीचार्ज किया गया, विधिवत पिटाई, भारतीयों को तोड़ा गया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, है ना, लाठीचार्ज हुआ। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की एक एक कील होगी। ताबूत मतलब समझते हो, जब व्यक्ति मर जाता है तो क्रिश्चियनिटी में एक ताबूत बनवाया जाता है और ताबूत में बॉक्स में उसी में पैक करके, है ना। तो लाला लाजपत राय शेर, पंजाब केसरी बोलते थे, पंजाब केसरी, है ना, उन्हीं के नाम से न्यूज़पेपर आता है कि वो लाला लाजपत राय ने ही शुरू किया था पंजाब केसरी। हाँ, तो यहाँ पर 1919 की बात करते हैं। 1919 के एक्ट को रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाहता, उसका परिणाम बाद में हुआ क्या, 1935 का नियम, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर बाद में अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए और अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल था 1919 का अधिनियम बनाने में। 1919 का अधिनियम भी अंबेडकर ने ही बनाया था, ने ही नहीं बनाया था, भी बनाया था, सहयोग रहा। जिस प्रकार से अभी मैं नेक्स्ट जैसे 8 या 9 तारीख से मेरी क्लास फिर से होगी, तो मैं अब आपको पूरा ऑडियो विजुअल क्लास कर दूंगा। संविधान का पहले 1 घंटे मूवी चला करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि अब हम आ जाएंगे उन सब टॉपिक में, जैसे संघ राज्य संबंध, पहले उसको दिखाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट, और इसके बाद क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर चर्चा करने में मज़ा आएगी कि देखो मैं भी बैठूंगा साथ में, बीच बीच में हम लोग क्या करते रहेंगे, कन्वर्सेशन बताते रहेंगे कि देखो ये चर्चा चल रही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। इसके बाद मैंने बताया ना, संविधान को मुझे आत्मा में भरना है, उतार देना है आप लोगों के अंदर में, एक एक जहन में संविधान भर देना। संविधान को जो गाली देते रहते हैं ना, संविधान निर्माताओं की मंशा अब तक उतार देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो संविधान 1919 का संविधान बना था, 1935 का संविधान, उसके तहत एक ये किया गया कि प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन चालू किया गया। ये चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन गलत होता है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को ऑटोनोमस बना दिया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात की गई, प्रांतों को ज्यादा शक्तियां दी गई, प्रांतों में चुनाव कराने की बात की गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में भी क्या कर दिया गया, केंद्र में 2 पावर बना दी गई। एक तो गवर्नर जनरल खुद था, वायसराय, उसको रिजर्व विषय दे दिए गया और उस पर कानून वो बनाता था, और हस्तांतरित विषयों पर परिषद बनाती थी, विधान परिषद कानून बनाती थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भी लिखवाऊंगा इसी चीज को। चलो लिखो, अब शुरू करो छापना। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, इसके लिए द्वैध शासन पद्धति, डायरकी, इसके लिए द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया, द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया। प्रशासन के विधियों को
प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय दो वर्गों में विभक्त किया गया। संघ सूची, राज्य सूची। प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय दो विषयों में विभाजित किया गया, दो वर्गों में विभाजित किया गया। प्रांतों में द्वैध प्रणाली लागू करने के लिए, प्रांतों में द्वैध प्रणाली लागू करने के लिए, प्रांतों में द्वैध प्रणाली लागू करने के लिए प्रांतीय विषयों को फिर दो भागों में बांटा गया। पहले तो पूरे विषयों को दो भागों में बांट लिया गया, केंद्र के और राज्य के। केंद्र के जैसे अभी भी देखते हैं ना, जैसे कि रक्षा से संबंधित बात है तो केंद्र सरकारी कानून बनाएगी, विदेश से संबंधित बात है तो केंद्र सरकारी बनाएगी, टेलीकॉम सेक्टर से बात है तो केंद्र सरकारी कानून बनाएगी, परमाणु नीति से संबंधित है केंद्र सरकारी कानून बनाएगी, रेलवे संबंधित नीति है केंद्र सरकारी कानून बनाएगी। राज्य कब आता है? यदि कृषि से संबंधित विषय हुआ, पुलिस से संबंधित व्यवस्था विषय हुआ, है ना। विद्युत किस सूची में आता है? बिजली दोनों में, समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची में आता है? एजुकेशन, समवर्ती में। ठीक है, दोनों में रख दिया गया ताकि पहले बड़ी बहस चली, स्वास्थ्य को भी रखिए दोनों में। स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। लेकिन बड़ी बहस चली कि इसको केंद्र सूची में ना रखिए तो कम से कम समवर्ती में तो रखिए। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट का पास धन बहुत ज़्यादा है और भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है, इसलिए इसको रखिए समवर्ती सूची में। और लेकिन अभी जो ये स्वास्थ्य का अधिकार लेके आ रहे हैं तो ये उनका विषय है, ये तो फंडामेंटल राइट में संविधान में आ जाएगा ना। वो तो संविधान अलग चीज़ है, वो तो संसद के पास पूर्ण अधिकार है कि आपको स्वास्थ्य का अधिकार। अभी चलाई तो गई है, कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत 5 लाख तक का आपको एक कार्ड मिल जाएगा। और यही इंश्योरेंस कंपनी यही तो काम करती हैं, जो अभी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। जाइए, 8,000 9,000 की पॉलिसी होती है आपकी साल भर की, आप जाइए अपनी पॉलिसी करवा लीजिए, आपको 5 लाख का एक कार्ड मिल जाएगा। फिर चाहे वेदांता में लेटिए, चाहे लीलावती में लेटिए, चाहे कलावती में लेटिए, जहाँ जाएंगे 5 लाख अपना स्वैप कराइए और आराम से जो है, इतना आराम से नहीं होता, डॉक्टर एडमिट ही नहीं करेगा, कहेगा अरे जुकाम है आपको एडमिट कैसे कर लें। अरे बोलो 5 लाख पड़ा है, करो तो, एक्सपायर होने वाला है, मेरी पॉलिसी खत्म होने वाली है। आयुष्मान भारत में भी यही होगा, एक परिवार में 5 लाख रुपए आवंटित किया जाएगा। जाइए किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट में, कहीं पर भी जाकर के आप इलाज कराइए। ठीक है, सिलेक्टेड परिवार में, सब में नहीं। BPL वो सब ये बैठे तो हैं BLO, जिसका सूची में मार दिए नाम, पैसा खा के 2-2 हज़ार रुपये, है ना, होता है ना, खूब हो रहा है। क्लास कभी चढ़ाना है ना। चलो आगे, नेक्स्ट कहाँ तक पहुँचे? प्रांतीय, हाँ। तो यहाँ पर हाँ, प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित में कैसे सब्जेक्ट देंगे ये लोग? जैसे शिक्षा है, जैसे कि स्वास्थ्य है, ऐसे विषय दे दिए गए हस्तांतरित में कि जाइए इन पे आप कर लीजिए। लेकिन जो बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे राजस्व, पैसा का मामला, जैसे न्याय का मामला, ठीक है, जैसे कि वित्त का मामला, जैसे कि पुलिस का मामला, जैसे कि रक्षक, वो अपने पास रख लिया। समझ रहे हैं? अभी बड़ा मज़ा आएगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको संविधान की अनुसूचियाँ, तो आप देखोगे केंद्र ने बड़े बड़े मामले अपने पास रख लिए हैं, राज्यों को छोटा छोटा दिया है। फिर राज्यों को भी मौका मिला है, कहाँ? लोकल बॉडीज़ में। ठीक है, अनुसूची 11 और 12 कभी पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा कि राज्यों का जो सबसे गंदा काम था वो सब लो, तुम लोग ले लो, नगर पालिकाओं और गाँव को दे दिया है। कूड़ा कचड़ा की सफाई करवाना, नाली की सफाई करवाना, इस तरह के काम दिया उन्हें, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं दिया है। ठीक है, उन पे बनाओ कानूनों करते रहो। मतलब मुझे भी अब मौका मिला है, कम से कम इतने सब्जेक्ट तो मैं अपने पास रखूँगा ही रखूँगा, है ना। तो सबको जब भी मौका मिलता है तो सब अपना प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि आगे वाली लाइन में मैं खड़ा रहूँ, पीछे वाला पीछे ही रहे। होता है ना, ट्रेन में देखते हो जनरल बोगी में, मुझे सीट मिल जाए बाकी सब खड़े रहें, मुझे तो लेटने को भी मिल जाए, कोई बोले ना। यही होता है, बहुत बुरा हाल है, मेंटालिटी बहुत ख़राब है भारतीयों की। चलो आगे बढ़ें।
मैं जेएनयू में था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बार मैं बैठा था कैंटीन में खा रहा था खाना, तो वहाँ पे 2 जर्मन पर्सन आए, है ना। और हम लोग की मेंटालिटी क्या होती है, जैसे गंदी हुई टेबल तो वहाँ बुलाएंगे, अरे बेटा इधर इधर, कहाँ ये क्या है, साफ़ सफाई नहीं किया आपने। मैंने उनको देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वो दोनों आए और आने के बाद कुछ नहीं, टिश्यू पेपर लेकर आए और बड़े अच्छे से उसको पूरा साफ़ किया पूरे टेबल को, और आराम से बैठ गए। इंतज़ार करने लगे कि कोई आएगा हमसे ऑर्डर लेके जाएगा। हम होते 3 घंटा आप मारते, ऐसे कैसे कर दिया, ये साफ़ सुथरा नहीं रखते हो, है ना, पैसे लेते हो। ये मेंटालिटी हमारे और उनमें ये अंतर है। वहाँ के आदमी की सबसे अच्छी खासियत ये रहती है, फॉरेनर में आप ज़्यादातर देखोगे, ठीक है, ज़्यादातर लोग जैसे कि गंदगी पड़ी है उठा के डाल देंगे। यहाँ का आदमी किसने की, है ना, ये वाली स्थिति है यहाँ पे। बहुत अंतर है हमारे इसमें। सब ज्ञानी लोग हैं, कोई कर रहे, कोई आगे नहीं खड़ा होना चाहता, सब ये चाहते हैं कि सब कर दें। बहुत गंदी मेंटालिटी है। दिखाता है कि अरे आप इंडिया, सीधा पूछ लेता है भारत से हो क्या। हाँ, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो जापान में इस समय आईआईटी कानपुर से उसका हुआ था, तो वो बताता है कि मैं जापान में जब रहा तो वहाँ पे चलती हैं बुलेट ट्रेन, लोग वहाँ के बड़े फास्ट हैं, ठीक है। तो 2 बार 3 बार ऐसा हुआ कि अब मुझे जाना था, ये वाले 300-400 किलोमीटर की यात्रा कितना लगता है वहाँ, आधे 1 घंटे में हो जाता है। आदत भारत की पड़ी है, तो मैं अपने स्टेशंस भूल जाता था, आगे वाले स्टेशन में थोड़ा नींद लग गई, झपकी लग गई, ठीक है। हमें यह कि आएगा आएगा आएगा, तो वहाँ पे क्या था, उतरता था, उतरने के बाद एग्जिट पॉइंट में जाता था, बताता था कि सर स्टेशन गड़बड़ हो गया। पूछता था यू आर इंडियन, हाँ अच्छा इसीलिए बोल गए, बस जाओ जाओ। 3-4 बार तो छोड़ा, इसके बाद मेरे को फाइन लगाना शुरू कर दिया। बोले आप लोग होते ही ऐसे हो, हम लोग की आदतें बन गई है ना ऐसी। बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो क्या होगा, वहाँ भी लोग ताश खेलेंगे, बोलेंगे अभी 1 घंटे का टाइम है। लोगों को यहाँ पे टाइम की कोई फिक्र नहीं पड़ी, किसी को कोई नहीं, ट्रेन लेट होने दो। यहाँ क्या जरूरत है बुलेट ट्रेन की, भारत में जरूरत है क्या, इतना टाइम है, खाली बैठे हैं। दुनिया भर की राजनीति करा लो, भारत अमेरिका से कितना पीछे है। अरे देखो चाइना को, भारत की कोई चर्चा नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं कि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। इसका कभी जाओ उसमें ईएमयू वगैरह में, एक से ज्ञानी पुरुष। और ईएमयू में एक चीज़ और देखी मैंने भारत के, वो लोग सीटिंग बढ़िया, जैसे कि बहुत भीड़ हुई ईएमयू में, कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो डेली आते जाते हैं, उनको सीट मिल ही जाती है। आके बोलेंगे खिसको खिसको, अरे भैया जगह कहाँ है, बोले खिसको पता है इतने में ही बैठ के जाता हूँ रोज मैं, इतनी जगह मिल जाएगी, अपना बैठ किया और बैठ गया। इतना अभ्यास होता है। पीछे से रिजर्व आता है, दरअसल उनके डिपार्टमेंटल होते हैं ना, हाँ वो नहीं, आप जैसे बैठे भी होंगे ना एक साथ, 8 लोग 9 लोग, 2 लोगों की सीट है, 4 लोग बैठे हैं, बोलेंगे और किसको, मुझे पता है इतने में ही बैठा जाता है। भैया मैं रोज आता जाता हूँ, और नहीं खिसकेंगे तो आपसे लड़ भी पड़ेगा, खिसका के बैठ जाएगा चुपचाप, कोई नहीं अपना बैग रखेगा, उसे पता है, डेली अभ्यस्त हो गया है ना। ईएमयू में तो बढ़िया बढ़िया दृश्य, और वो आते हैं ढोलकी वाले, बिल्कुल मस्त माहौल, और लोग उनका फिक्स रहता है, अपना बैठा लेते हैं बिछा के, पत्ता खेलते हैं, ताश पत्ता, पहुंच जाते हैं ऑफिस। फिर रोज उनको पैसे से चलता ना पूरा मामला, कल का इतना उधारी बाकी है, आज का इतना है, ऐसा पूरा सिस्टम क्रिएट रखते हैं। भारतीय हैं हम लोग, बेला टाइम है। उनका एक और प्रॉब्लम है, जो हाँ। ढोलक वाले आते हैं ना, हाँ, हाँ। मैं तो कभी ईएमयू में बैठा नहीं है, हाँ। लेकिन जो हमारे दलने वाले वो बताते हैं, उनका क्या है, जैसे अलीगढ़ या और पीछे से वो लोग, उनको दिल्ली आना है डेली, सुबह 6 बजे वहाँ से चल देते हैं, अब 10 बजे वो वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद में शाम को 6 बजे वहाँ से चलते हैं, 12 बजे रात को घर पहुँचते हैं। तो 6 घंटे मुश्किल से पूरा ट्रेन में ही जो एंटरटेनमेंट है वो वही निकलता है। तो उन्होंने यही अपना प्रसाधन जो भी है खोज लिया है कि हाँ, मनोरंजन हो जाएगा। उनकी लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल रहती है, स्ट्रेसफुल लाइफ है ही। मुंबई में देख लो, मुंबई में तो और घटिया ज़िंदगी है। मुंबई की ईएमयू में पर डे 23 लोग मरते हैं, पर डे, बीबीसी का आंकड़ा है, पर डे 23 लोग मरते हैं। इतना भीड़ होता है और इतने बुरा हाल होता है वहाँ पे। भीड़ की वजह से भीड़ है, बहुत भीड़ होती है मुंबई में, तो इतनी भीड़ होती है कुछ कहने को नहीं। ईएमयू बेचारी रोज नहा धो के धस के खड़ी होती है, और इसके बाद उसकी जो हालत होती है कि पूछो मत। बहुत बुरा हाल है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है। कहाँ है दिल्ली चलो वाले, कल कहाँ जा रहे थे दिल्ली, किस लिए, किस लिए बता भी दीजिए। उसमें इन्होंने एक कल भेजा, उसमें बड़ा मज़ा आया। उसमें लिखा था कि 2 बच्चों तक कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो मताधिकार ख़त्म कर लो और सरकारी सर्विस नहीं मिलेगी, चौथे बच्चे में 10 साल की जेल और 10 साल की जेल। बताओ किसको टारगेट कर रहे हो भाई? पता है, बोलना भी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जनता को।
अरे ये सब स्वाभाविकाधिकार है, इसमें थोड़ा ना किसी को कोई हस्तक्षेप कर सकता है। 15 को जाना है। पूरा मीटिंग हो गया सब राजनगर में, मतलब बड़े-बड़े लोगों ने मीटिंग किया। ये बड़े लोग हैं कौन? और भी संस्था के, मतलब ये कह रहे कि एनजीओ वाले हैं, एनजीओ वाले। सरकार भी कह रही है कि आप लोग जब तक आवाज नहीं उठाओगे कुछ नहीं होगा, कि हम कर नहीं सकते ऐसे, तो ऑर्डर आए तो ये तो जब तक पब्लिक नहीं बोलेगी तभी सरकार बिल बना सकती, पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए। और 5-6 बस जा रही है और मतलब काफी लोग जा रहे हैं। बहुत बड़ा। मतलब ये कहने का मतलब ये सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, चलना है वहाँ पे। हाँ, और क्या? कन्वेंस कर रहे हैं सबको। 15 तारीख को, 15 जुलाई को। हाँ, 20 संडे को। कहाँ? 10 बजे से। मैं यहीं से कर दूंगा कुछ ना कुछ। 10 बजे से। हाँ, यहाँ से जनसंख्या पे कई एक विस्फोटक वीडियो बना के डाल दिया जाए। मैं तो इस चीज़ का बहुत विरोधी हूँ। हर घर से एक आदमी संत होना चाहिए। हर घर से मोदी निकलेगा, नहीं वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी। हर घर से एक आरएसएस का स्वयंसेवक बन जाना चाहिए। स्वयंसेवक बनने के बाद विवाह नहीं करना होता। मैं आरएसएस से रहा हूँ ना, आरएसएस से रहा मतलब शाखाओं में बहुत ज़िंदगी बिताई है, लेकिन विचारधारा से कोई मेल तोल नहीं है। उनकी विचारधारा कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, ठीक है। 12वीं तक हम वही काम किए हैं, आरएसएस वालों के साथ ही रहें, लेकिन अच्छा है, बहुत अनुशासित जीवन है। बहुत अनुशासित जीवन होता है आरएसएस में, बहुत अनुशासित। 12वीं तक हम लोग तरसते थे, है ना। कोएड स्कूल नहीं था हमारा, लड़कों के साथ पढ़ना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। ग्रेजुएशन से यहाँ दिल्ली में आए तो पहली बार लड़कियाँ देखे कैसी होती हैं। आरएसएस में इतना ज़्यादा वो होता है, मतलब कि अनुशासन होता है, संयम होता है। बाहर नहीं जा सकते हॉस्टल से, जीवन इतना अनुशासित था। इंग्लिश नहीं बोल सकते, 12th को द्वादश बोलना पड़ता था, इतना, तभी शुद्ध हिंदी हो गई। इंग्लिश पाया जाता है, इंग्लिश नामक प्राणी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा IITians निकलते हैं वहाँ से, ठीक है। हमारा कॉलेज था जहाँ से मेरे टाइम पे हम लोग 23 लोग IIT क्वालिफाई किए थे उस टाइम पे। 23 IITians निकले थे और टॉपर 17वीं रैंक, 18वीं रैंक, इस तरीके की रैंक आई थी, ठीक है। मेरी भी बहुत अच्छी, मेरा EEE में बहुत अच्छा रैंक था। EEE में टॉप 500 में था मैं, और बहुत अच्छा कॉलेज मिला था। लेकिन चलो, अपने भारत शासन अधिनियम 1919 में 15 अगस्त को ज़रूर जाइएगा, ठीक है, पहुँचिए 15 जुलाई को। हाँ, 15 जुलाई को, ठीक है। आगे बढ़ें, कहाँ पर आ गए? हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को हस्तांतरित विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को हस्तांतरित विषय तथा राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि को आरक्षित विषय। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को हस्तांतरित विषय तथा राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि को आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को हस्तांतरित विषय, राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि को आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया। आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। ये हो गया आपका। और भी देखो, और क्या है, संख्या 60 से और बढ़ा दी जाएगी विधान परिषद की, वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ लिख सकते हैं कि जो पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ किया गया था उसका विस्तार कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। उसको सिखों में भी लागू कर दिया गया, ईसाइयों में भी लागू कर दिया गया, यूरोपियों में भी लागू कर दिया गया, उसको विस्तृत कर दिया गया, ठीक है। पृथक निर्वाचन पद्धति को पहले मुसलमानों से जो चालू हुआ था वो आगे बढ़ता चला गया, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट, 1935 का अधिनियम। एक और इसमें थोड़ा सा और 2-3 शब्द लिख लीजिए। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिल कार्टेस था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक उसने बुक लिखी है डायआर्की, ठीक है, उसी से निकला है द्वैध शासन। द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनिल कार्टेस था। लियोनिल कार्टेस, लियोनिल कार्टेस, अच्छा, लियोनिल कार्टेस,
लियोनेल कार्टिस, इसने बुक लिखी है डायरकी, है ना। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोक सेवा आयोग के गठन की बात हो रही है, लिख लीजिए। 1919 के अधिनियम की अभी बात ही कर रहे हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सिविल सर्विसेज का मंदिर है ना, लोक सेवा आयोग। धौलपुर हाउस गए हो कभी? अरे जाना चाहिए, गए हैं? हाँ, धौलपुर हाउस जाइए कभी, और जाते समय उस मंदिर में प्रणाम कीजिए। शाहजहाँ रोड पे। मैं एग्जाम दे गया था एनडीए गांव। हाँ, उसी के अंदर हुआ होगा, अंदर ही होता है। कभी कभी जैसे कि जिस दिन एग्ज़ाम, जिस दिन फॉर्म निकलता है उसी दिन बस रात को तैयार बैठे रहो, ठीक है। आज रात को शायद आए, वो यूपी पीसीएस का है, मैं संघ लोक सेवक की बात करता हूँ। बच्चे तुरंत भरते हैं, मतलब ये रहता है मुखर्जी में तैयार बैठे, जैसे हम लोग थे, रात ही में आता था, बस तुरंत फॉर्म भरना है चाहे जो भी हो जाए। आज बिल्कुल तत्काल प्रभाव से पता होता है किस दिन आना यूपीएससी का, उसके बाद तुरंत आपको वही मिल जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अंदर सेंटर पड़ेगा जो तुरंत डालता है। तो उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट कुछ नहीं है, जाके बस प्रणाम करके चले आएंगे, अंदर जाके एक बार आएंगे, इंटरव्यू में जाने को मौका मिलता है, पीटी में ही जाएंगे। तो ये भी एक टसन की बात होगी, प्रीलिम्स में मैं लोक सेवा आयोग देकर आया हूँ, संघ लोक सेवा आयोग। पॉजिटिविटी है बस, और कुछ नहीं। हमारे माई बाप वही है ना, उन्हीं से होना है, वही अपॉइंटमेंट देंगे। हाँ, मिट्टी माई बाप है, सही बात है। इस मिट्टी की सेवा करनी है, ना कि यूपीएससी की। लेकिन पढ़वा वही रहा है, सारी मेहनत वही करवा रहा है। आप लोग भी पढ़वा रहे हैं, हर चीज़ को तो बोल देते हैं इम्पोर्टेंट है, सब ये ही बात बोल देते हैं जितना भी है सब कुछ। मैं तो यही कहता हूँ, पूरा सिलेबस इम्पोर्टेंट है, पूरा सिलेबस महत्वपूर्ण है। बीच बीच में सब हर 2-3 मिनट के बाद बोल देते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या कह रहे, नहीं मानोगे आप लोग। जितना जहाँ पे इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, इसका मतलब पिछली बार पूछा गया है, आ चुके हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट बोलना होता है। इसका मतलब आगे नहीं आएगा अब ये। मतलब दूसरी चीज़ें पढ़नी नहीं है, जब पढ़ा रहे हो कोई पढ़ना है नहीं, वो भी लिखवाया जा रहा है ना, तो सब इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट, सब एवरीथिंग। मैंने आप पकड़ पाए, देखा उसमें इम्पोर्टेंट हर जगह तो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है सर। पूरे में आप लिख लीजिए, संपूर्ण बुक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक एक अंश अपने आप में महत्व रखता है। चलो आगे, नेक्स्ट। हाँ, बस जल्दी है। आज कहाँ जाना है? सर जाना कहीं नहीं है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री में चले गए, पॉलिटिक्स को लेकर के थोड़ा वो एक जो अभी ये संविधान का इतिहास है ना, अभी संविधान आएगा। जब संविधान भाग 1 से आओगे तो फिर संविधान ही रहेगा, संविधान के आर्टिकल्स रहेंगे। बिल्कुल, इतिहास में अपना ही मजा है। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, गठन का प्रावधान किया गया तथा भारत में लोक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। 2 सदन आज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, ये इसी टाइम पे चालू होता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका आरंभ की गई। इसमें दो कौन थे? पहले का नाम था राज्य परिषद, दूसरे का नाम था विधानसभा, सेंट्रल लेवल पे। जो आज लोकसभा है उसका पहले नाम होता था विधानसभा। द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात राज्य परिषद, जैसे कि आज राज्यसभा है, पहले इसका नाम था राज्य परिषद, राज्य परिषद और विधानसभा, दूसरा था विधानसभा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 सदनात्मक हो गई विधायिका यहाँ पर। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, अभी 1919 चल रहा है, 35 अभी नहीं चल रहा, 35 आएगा। नेक्स्ट डालिए 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
पूरे संविधान, जो आज संविधान पढ़ोगे, उस संविधान के 226 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए, भारत शासन अधिनियम 1935। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि 1919 अधिनियम के लिए 10 साल बाद जो है समीक्षा करने की बात की गई थी, फिर साइमन आयोग आया, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, है ना, उन्होंने समीक्षा की। इसके बाद इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, इतिहास की विषय वस्तु हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस नहीं गई, उसमें गांधी जी ने यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, और उसी टाइम पीरियड पे गांधी इरविन समझौता हुआ। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। गांधी इरविन समझौता में ये बात बनी कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। गांधी जी नहीं, कांग्रेस, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, सबसे बड़ा मंच कांग्रेस था, उसका वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य था। तो गांधी जी गए, और जाने के बाद देखा कि वहाँ पे निराशा ही हाथ लगी। कम्युनल अवार्ड मिल गया, सांप्रदायिक पंचाट हुआ, जिसके माध्यम से हरिजनों को भी पृथक सांप्रदायिक पंचाट के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल में हरिजनों को भी जोड़ दिया गया, दलितों को, हिंदुओं को भी एक तोड़ दिया गया, और ये बोला गया कि इस क्षेत्र से हरिजन ही खड़ा होगा और हरिजन ही चुनेंगे। गांधी जी पूना पैक्ट बैठ गए अनशन में। पूना में यरवदा जेल में थे, यरवदा जेल में ही अनशन में बैठ गए, और अनशन में बैठने के बाद क्या हुआ, अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, ऐसा नहीं, बैठ के दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट से जो आज जो व्यवस्था है रिजर्वेशन की, वो पूना पैक्ट का ही परिणाम है। ये व्यवस्था की गई कि खड़ा तो हरिजन ही होगा, लेकिन चुनेंगे सब, ऐसा नहीं होगा कि केवल हरिजन। क्यों? इससे दूरियां और बढ़ जाएंगी। खुद सोचो, आपके गांव में अनुसूचित जाति की सीट है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति खड़ा है, और चुन भी अनुसूचित जाति के लोग रहे हैं, और वो राज किस पे करेगा? ब्राह्मणों पे भी, क्षत्रिय पर भी, वैश्य पे भी। तो यदि जब चुना नहीं उन्होंने, तो कैसे राज्य स्वीकारेंगे, है ना? तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि चुनेंगे सब भाई, सब चुनेंगे तो सब स्वीकार भी करेंगे। आज के टाइम पे देखते हो ना क्या हुआ, बहुत बढ़िया सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था एग्जाम्पल है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति खड़ा होता है, सबके घर घर वोट मांगने जाता है और खड़ा। इससे बहुत रंजिशें भी हुई हैं, है ना, होती है ना रंजिशें, लोगों को बड़ा ईगो। अभी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिंदा है गाँव में, इतना आसान नहीं है इसे तोड़ पाना, तोड़ने में अभी सदियों लग जाएंगी, 2-3 पीढ़ी और खर्च होंगी, तब कहीं जाके भारत से जातिवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था टूटेगी। जातिवाद शायद न खत्म हो पाए, उसके लिए और 4-6 पीढ़ी लग जाएं, और हो सकता है तब तक नई व्यवस्था जन्म ले ले। जातिवाद तो अभी से नहीं, बहुत पहले से, वर्ण व्यवस्था बहुत पुरानी है, इतना आसानी से बंधन नहीं टूटेंगे। लेकिन वैश्वीकरण इसे तोड़ सकता है। वैश्वीकरण क्या कर, अब संस्कृतिवाद का जन्म हो रहा है, अब एक कल्चर नहीं बचा, हम सब कल्चरों को मिश्रित करते जा रहे हैं। भारत में हर जगह चाइना घुस गया, है ना, भारत में हर जगह पश्चिमी सभ्यता के कपड़े घुस गए, तो अब भारत की संस्कृति रही कहाँ? भाषा भी इंटर कर गई है, खान पान भी इंटर कर गया है। संस्कृति का मतलब क्या है? आपका पहनावा, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपकी बोल भाषा, यही तो संस्कृति का मतलब होता है। वो तो चला गया ना, वो तो विदेशी हो गया, किराए की हो गई संस्कृति, सब किराए का हो गया, हमारा कुछ ना बचा। शिष्टाचार खत्म हो गया, आदर और सम्मान खत्म हो गया, संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म हो गई। एक ये संस्कृति होती थी, हम सब एक साथ रहते थे, एक साथ खिलखिलाते थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ एक दूसरे का गम बांटते थे। आज के टाइम पे एक ही घर में 2 ही लोग हैं, लेकिन दोनों अपने अपने फ़ोन में मस्त हैं। व्यक्तिकरण की भावना आ गई, सब पश्चिमी सभ्यता की देन है, उसी की कृपा है। उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसने मोबाइल बनाया, है ना, काम के। लैंडलाइन तक बात ठीक थी कि चलो फ़ोन हो जाता था, जब फ़ोन आता था बड़ी खुशी होती थी कि किसी का फ़ोन आया है। लोग बुलाने जाते थे, भैया आपका फ़ोन आया है, और लोग दौड़ते दौड़ते आपके घर आते थे और फ़ोन उठाते थे, बात करते थे, है ना। जब से मोबाइल आ गया तब तक कोई बुलाने भी नहीं जाता, है ना। बहुत देखो ये सब कितनी चीज़ें हम खो बैठे, कितनी चीज़ें चली गई हमारे समाज से। बहुत अहम पहलू हुआ करते थे समाज में। पड़ोसी का नाम नहीं जानते आप, सामने वाले का नाम नहीं जानते, जस्ट सामने रहता आपके, सुख सब एक ही आदमी जिम्मेदार है। मोबाइल छोड़ तो देखो, सबसे दोस्ती हो जाएगी, लेकिन क्या है, जैसे भी क्लास छोड़ूंगा सब अपने मोबाइल में बिजी। हाँ, हर चीज़ मिलने, सब मिल रहा है आपको, सुविधाएं मिल रही हैं,
छोड़ दो ये सब, फोन से ऑर्डर कर दो, फ़ोन से ऑर्डर कर दो, खाना भी आ जाएगा। सब चीज़ पे है। बिल्कुल सब मिल रहा है, बिल्कुल भैया गलती पड़ गई, सोशल मीडिया पड़ रही है, एक साथ 300-400 लोग फेसबुक में जुड़े हैं, चैटिंग वहाँ हो जाएगी। पति पत्नी तो मेट्रो में मैंने देखा, एक नवयुगल जोड़ा था, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अभी बिल्कुल रिसेंटली विवाह हुआ था उनका, पत्नी इधर व्हाट्सएप पे लगी है, पति इधर लगा है, मुझे लग रहा था व्हाट्सएप में ही हालचाल पूछ रहे थे। ये स्थिति है आज के टाइम पे, बताओ क्या होगा आने वाला। और बच्चे, मेरे घर में छोटा सा भतीजा है, उसको फ़ोन, उसको ये क्या हो गया, इसको फ़ोन में वो पढ़ाई के नाम पे, कार्टून के नाम पे वो धोखा हो रहा है। और इतने होशियार, इतने सातिर कि एक बार सुने देखना कि कैसे इसने खोला, दोबारा कोई मतलब नहीं है, चाहे फिंगरप्रिंट लगा लो चाहे जो लगा लो। इतना सातिर बच्चा हो गया आज के टाइम पे, छोटा सा बिल्कुल अभी पैदा हुआ है। करते क्या है, माँ बाप कार्य करने जाते हैं बाहर, ठीक है, या माँ को काम करना पड़ता है तो बचपन से ही टीवी दिखाती थी, वो चला देती है, गाने सुना देती है टीवी के चक्कर में। और दूसरा क्या है, जब बच्चा पेट पे होता है तो माँ गाने सुनती है, अब अंदर वो भी सुन रहा होता है, बाहर के बाद आते रोता है, गाना चला दो तो शांत हो जाता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले ये सब तोड़ना होता था, पहले भजन हुआ करते थे, रामचरितमानस लोग गाते थे, ठीक है, बच्चा संस्कारी निकलता था। और एक नंबर का उपद्रवी निकलता है, सुन क्या रहा, हनी सिंह, हनी सुन के तो पैदा हुआ है, तो कैसा जानेगा, वैसे ही बनेगा। ठीक है, चलो, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है इसमें, देखो इसी टाइम पे नेहरू रिपोर्ट भी आई थी 1928 में। दरअसल क्या हुआ, जब साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि एक संविधान का निर्माण कर सकें। उसका जवाब दिया मोतीलाल नेहरू ने, और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उन्होंने नेहरू, लिख लो नेहरू रिपोर्ट थोड़ा सा, इसी में भारत शासन अधिनियम के जस्ट नीचे नेहरू रिपोर्ट लिख लो आप लोग। उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड ब्रेकनहेड, इन्होंने बोला था कि आप लोग दुनिया भर का विरोध कर रहे हो, दो बोल रहे हो भारतीय सदस्य नहीं है, भारतीय सदस्य नहीं, अभी दो शब्द बोलेंगे लिखने को तो नहीं लिख पाओगे। लॉर्ड ब्रेकनहेड, ठीक है, भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकनहेड ने साइमन कमीशन के विरोध करने वाले नेताओं को, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य, यानी सब लोग एक साथ स्वीकार भी करें, ऐसा संविधान बनाना है, सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए 10 सदस्यीय नेहरू रिपोर्ट, नेहरू समिति का गठन किया। नेहरू रिपोर्ट की जगह नेहरू समिति लिख लीजिए। 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया, नेहरू समिति का गठन किया। अब इन्होंने क्या क्या, ये जब नेहरू समिति ने नेहरू रिपोर्ट जारी की तो उसमें क्या क्या बातें थी लिख लो, जान जाओगे कि भारतीयों की क्या मंशा थी। ठीक है, अपनी ये लिखिए 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए या नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रमुख सिफारिशें की गईं। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रमुख सिफारिशें की गईं। नंबर 1, औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना। औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना। नंबर 2, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायित्व, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायित्व शासन। केंद्र का जो शासक हो वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो, उत्तरदायित्व पूर्ण हो। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायित्व शासन। प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यही सब झलक देखने को मिलेगी। प्रांतीय स्वतंत्रता,
मौलिक अधिकार होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए हमारे पास, ये संविधान में बात थी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का तत्काल स्थापना होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना चाहिए, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना चाहिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति हो जानी चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति हो जाना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति हो जाना चाहिए। एक आदमी था, नाम जानते होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना, सुना है नाम? कौन था? पक्का था वो, पक्का था वो, पक्का था, हाँ हाँ, विरोध करने वाले, पैसे वाले थे क्या ये भी, जिन्ना भी? हाँ गुजरात से ही था ना ये? ये भी लंदन से ही करके आए थे। हाँ, पढ़ लिख के आए थे, ये भी लंदन से ही। कुरान का एक शब्द नहीं आता था जिस व्यक्ति को दारू शराब खूब दबा के पीता था, सिगरेट हमेशा पीता, जो इस्लाम धर्म के खिलाफ रहता था, इस्लाम धर्म के खिलाफ। कोई इस्लाम मुसलमान जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी ड्रिंक नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, वो सच्चा नहीं हुआ ना, मैंने सच्चा शब्द इसीलिए जोड़ा, पाक मुसलमान की बात कर रहा हूँ। तो इसने, जिन्ना ने इसका विरोध किया नेहरू रिपोर्ट का, और उसने क्या किया, 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया अपना। हम उसका 14 सूत्री नहीं पढ़ेंगे, वो पाकिस्तान में पड़े। हाँ वहाँ पढ़ा जाएगा। लॉर्ड ब्रिकनहेड ने क्या बोला था कि एक ऐसा आप मसविदा तैयार कीजिए जो सभी दलों को सर्वमान्य हो, लेकिन जिन्ना मानने वाला है क्या? नहीं माना। तो फिर वही गोलमेज सम्मेलन हुआ और अंत में 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप भारत शासन अधिनियम बना। अब भारत शासन अधिनियम 1935 लिखिए क्या क्या चीज़ें आई इसमें, ठीक है। 4 अगस्त को ये अधिनियम पारित हुआ था। इसीलिए बोलता हूँ अगस्त का महीना बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है। भारत की आज़ादी में अगस्त की एक एक तारीख अपने आप में स्थान रखती है। हर डेट को कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, है ना, अगस्त प्रस्ताव हो, अगस्त संकल्प हो, अगस्त उद्देश्य हो, सब इसी में हुआ है जितनी चीज़ें हुई हैं। और भारत शासन अधिनियम भी अगस्त में पारित हुआ, अगस्त में लागू हुआ, ठीक है। तो लिख लीजिए भारत शासन अधिनियम 1935 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में, भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम और सबसे बड़ा, यह अंतिम सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। कौन? भारत शासन अधिनियम 1935। यह अंतिम सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। छूटा तो नहीं? ठीक। अब तो छोड़ने की आदत हो गई होगी, छोड़ छोड़ खूब दबा के स्पीड से बोले रहिए आप, टेंशन मत लीजिए, हमारे पास तरीका मिल गया है ना। बीच में खूब फिल इन द ब्लैंक्स करते होगे बाद में, भाई यहाँ पे क्या था है ना, चलता है ना, नहीं होता। चलिए बढ़िया, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पे छूटे बता दो, मैं बता दूंगा। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, देखो कितना बड़े, बहुत बड़ी संख्या में आर्टिकल्स थे। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है।
सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। नंबर 1 अखिल, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट थे? ठीक है, नंबर 1 अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ बनाना चाहते थे और इसके तहत क्या था, 11 ब्रिटिश प्रांतों को मिलाना था, 6 कमिश्नरियाँ थी उनको मिलाना था और देसी रियासतों को मिलाना था। देसी रियासत वाले कभी तैयार ही नहीं हुए, बोले हम ना मिलेंगे आपके साथ, और कभी ये अस्तित्व में नहीं आ पाया। ठीक है, तो पहला है अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जो कि कभी भविष्य में व्यवहारिक रूप से नहीं आ पाया, व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतर पाया, बस किताब में लिखा था बस। नंबर 2 केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, बता चुका हूँ, प्रांतों से हटा दिया गया और केंद्र में लगा दिया गया। ठीक है, तो यदि कभी क्वेश्चन आता है कि प्रांतों से द्वैध शासन कब हटा दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम कब लगा दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम कब लगाया गया, 1919। ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, बहुत गलत करके आते हैं लोग। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम लगा दिया गया। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, प्रांतों को ज़्यादा शक्तियां दी गई। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट, एक फेडरल कोर्ट बोलेंगे अभी इसे, सुप्रीम कोर्ट तो अभी भी इसके ऊपर एक संस्था है प्रिवी काउंसिल जो इंग्लैंड में है। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या, उससे बड़ा कोई नहीं, सुप्रीम जब लग जाएगा, लेकिन अभी इससे भी बड़ा है, वो वहाँ बैठा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये फेडरल कोर्ट है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 से न्यायालय प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अपील कहाँ कर सकते थे, प्रिवी काउंसिल में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम लिख लीजिए, मैरिस गोयर। मैरिस गोयर पहले मुख्य न्यायाधीश थे फेडरल कोर्ट के, मैरिस गोयर, गोयर पहले कौन थे, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन क्या किया गया, विधायी शक्तियों को बांट दिया गया, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची बना दी गई। ये 3 सूचियां अब इसी से तो उठा ली गई, संविधान में भी आधे से ज़्यादा प्रांतों की स्वायत्तता संविधान में यहीं से ली गई। नीति दिशक सिद्धांत यहीं से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से जरूर लिए गए, लेकिन इसमें अनुदेश प्रपत्र शामिल थे, वही अनुदेश प्रपत्र भारत के संविधान में लिए गए 1935 के अधिनियम से ही। ठीक है, सिमिलर हैं। देखो, भारत के संविधान में ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार वहाँ से छाप लिए गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहला संविधान विश्व का कहाँ लिखा गया था, अमेरिका का संविधान, तो वहाँ भी था मौलिक अधिकार, हमने भी ले लिया, तो ऐसा बोल दिया था वहाँ से प्रभावित है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान में थी, हमारे यहाँ भी लिख गई, अच्छा वहाँ से प्रभावित है, ऐसे करके बोला गया। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान में थे, भारत के संविधान में भी आ गए, अच्छा आपात उपबंध वहाँ से हुए हैं। वित्तीय आपात की बात दक्षिण अफ्रीका के संविधान में थी, तो हमारे यहाँ भी है, अच्छा यहाँ से आई है, ऐसे करके मान लिया गया है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको मान लिया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारतीय संविधान निर्माता 62 से 65 संविधानों का अध्ययन किया उन्होंने, और भारत की परिस्थिति के अनुसार भारतीय संविधान को निर्मित किया, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन था, भारत शासन अधिनियम 1935। संसदीय शासन प्रणाली यहाँ पर भी थी, और यही संसदीय शासन प्रणाली बाद में भी रही। क्यों, भारतीय सबसे ज़्यादा परिचित थे इस प्रणाली से। बड़ा वाद विवाद हुआ कि अध्यक्षीय ले लीजिए, अध्यक्षीय ले लीजिए, बोले नहीं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली चूंकि हम अभी व्यवहार में नहीं लाए हैं, भारत एक अलग प्रकृति का देश है, यहाँ पे नहीं चल पाएगा। निरंकुशता, अध्यक्षों में क्या होता है, राष्ट्रपति की निरंकुशता चलती है। ट्रंप को देखते हो, सीधे मुंह बात करता है, कुछ भी बकता है, ठीक है। और कहीं राहुल गांधी राष्ट्रपति बन गए तो, है ना भाई, बन सकते हैं, नो डाउट, कोई बात नहीं है ना। अभी हो सकता है प्रधानमंत्री इस बार पूरे दावेदार हैं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं कांग्रेस के, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है, भारतीय लोकतंत्र है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे 2004 में, कोई भरोसा नहीं है। ये लोकतंत्र है, जनता बहुत दिमागी होती है। 24 में बनाएंगे आप, हाँ देखते हैं, ये लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र बहुत डायनेमिक है,
जब मोदी लहर चल रही थी तो बिहार में चुनाव हार गई बीजेपी, जब मोदी लहर चल रही थी तो दिल्ली में चुनाव हार गई बीजेपी। दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों ने 67 सीटें दी एक नए आदमी को, है ना। तो ये लोकतंत्र की हमारी यही महिमा है, कब किसको आसमान में बैठा दे, कब कहे आ जाओ नीचे आ जाओ, कब उतार लें, है ना। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली हमारे देश के लिए अच्छा नहीं थी, क्योंकि हम इसके अनुभवी हो चुके थे संसदीय शासन प्रणाली के, इसको हुबहू उतार लिया गया। नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन के बाद 1937 में 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। चुनाव हुए थे, चुनाव वगैरह इतिहास में पढ़ाऊंगा, कैसे चुनाव हुए, कितनी सीटें कौन जीता, कहाँ कौन बना, लेकिन लिख लो, ठीक है। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चुनाव कराए गए और 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, आज भी है, आज संख्या बढ़ गई है, 6 से 7 हो गए हैं। ठीक है, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा भी है जहां, विधान परिषद भी है जहां। हर जगह पे विधान परिषद थोड़ा ना है, कुछ ही सिलेक्टेड जगह पे है। द्विसदनीय, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। ग्यारह प्रांतों में विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली, लिखी लो, बाद में याद रहा ना रहा, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। उसने 6 प्रांतों, अब ये 6 प्रांत कौन कौन थे जहां कांग्रेस की सरकार बनी। नंबर 1 मद्रास प्रेसिडेंसी, 11 प्रांतों में से 6 में कांग्रेस की जीत हुई, 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला। नंबर 1 मद्रास, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 संयुक्त प्रांत, नंबर नेक्स्ट मध्य प्रांत। ठीक, ये कितने हो गए, संख्या 5 हो गए। अरे लिखो मुंबई, मुंबई 6वां, मुंबई या बम्बई? बम्बई लिख लो भाई, नहीं सर, थोड़ा सा बता रहे हैं ना। मुंबई अभी बना है, अब तो पहले बॉम्बे बोलते थे, ठीक है। मुंबई लिख लो, अभी आधुनिक नाम, बम्बई लिख लो पुराना नाम। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही नाम होगा, ऐसा नहीं होगा 2 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा मुंबई, दूसरा बोलेगा बम्बई, और एक में रहेगा बॉम्बे, तो सीधा केस कर देना भाई, गलत क्वेश्चन पूछ लिया इसने, कंफ्यूज करता है। संयुक्त प्रांत कहाँ पे था? यही बैठे हो, इसी का नाम पहले संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, पढ़ा है, यूपी स्पेशल हो चुका है। 26 नवंबर 1949। हाँ ठीक है, पढ़ा दिया गया यूपी स्पेशल, और उत्तर प्रदेश में रह रहे हो। पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया इंटरव्यू में, घनी बेइज्जती होगी, पूछेगा डोमिसाइल कहाँ से हो। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो। 2 जगह पर गठबंधन की सरकार बनी। नंबर 1 पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, और नंबर 2 असम में। 8 प्रांतों में इसका मतलब कांग्रेस रही सीधा सीधा। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, अरे गठबंधन सरकार 2 जगहों पर, नंबर 1 पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, नंबर 2 असम, है ना। इसके बाद पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी।
सिंध में मुस्लिम लीग। हो गए 11? चलो ठीक। 28 महीने तक सरकार रही है। 28 महीने के बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध आ गया नज़दीक। कांग्रेस से पूछा नहीं गया, भारतीयों को युद्ध में ज़बरदस्ती ढकेल दिया गया, जिस कारण से कांग्रेस ने सामूहिक तौर पे इस्तीफा दे दिया सभी प्रांतों से कि लो भैया, विद्रोह विरोध प्रदर्शन कर दिया, बोला हम सहयोग नहीं करेंगे। और जिन्ना को तो इसी मौके का इंतज़ार था। जिन्ना ने कहा मुक्ति दिवस, सामूहिक बोला मुक्ति मिल गई हमको तो, है ना, और मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। ठीक, तो 28 माह तक लिख लीजिए, लगभग 28 माह तक शासन रहने के बाद, लगभग 28 माह तक शासन रहने के बाद, लगभग 28 माह तक शासन रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया, सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने, कारण आपको मैंने बता दिए, बिना कांग्रेस के सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना पहला कारण था। दूसरा कारण था कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा कि भाई युद्ध में हम शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन क्या होगा उसके बाद। प्रथम विश्व युद्ध में झूठ बोला था, अब नहीं फंसेंगे। पहले तो गांधी जी के कहने पे चले भी गए, अब नहीं जाएंगे। गांधी जी खुद बोले अब मैं खुद नहीं जाने दूंगा, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि युद्ध में हम जाएं तो जाएं क्यों। त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने, त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिया। अंबेडकर भी मुस्लिम लीग के साथ थे। ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 हुआ। अब मैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में चंद शब्द कहूँगा। इसके बाद क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ बातें होंगी। इसके बाद बेबल योजना के बारे में बातें होंगी। उसके बाद माउंटबेटन योजना के बारे में बातें होंगी। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बातें होंगी। कैबिनेट मिशन योजना को डिटेल से पढ़ेंगे। संविधान सभा को पढ़ेंगे, संविधान सभा में सदस्य कितने थे, कितना टाइम लगा, चुनाव कैसे हुआ, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, क्या है क्या, जितनी भी राम कहानी है एक क्लास में पूरी ख़त्म होगी। इसके बाद ओवरऑल हम संविधान के कोर सेक्टर में इंटर करना शुरू कर देंगे। कोशिश करेंगे डेली को एक सेक्शन ख़त्म हो जाए, एक एक भाग ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी 9 तारीख को ही हो पाएगी। 8 को संडे है। ठीक है, कल परसों आप लोगों का साइंस का क्लास रहेगा 6 और 7 को। ठीक, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी लगभग 2-3 दिन में ही, और फिर देखा जाएगा। फिर साइंस हम ये इसी को चलाएंगे, ज़्यादा सेक्शन इसका चलाएंगे। ठीक।